जैसे नारायण दत्त तिवारी के बारे में ये मशहूर था कि वो अकेले नेता थे जो उत्तराखंड ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले में बिना पूर्व सूचना के 10,000 की सभा कर ली। हाँ। उनकी स्थिति के बारे में कई इसमें किस्से मैंने लिखे हैं, मैं शुरू तिवारी से ही कर रहा हूँ। हल्द्वानी में 1989 में एक बड़ा दंगा हुआ, पुलिस बनाम माने प्रशासन के खिलाफ आरोप यह लगा कि ये कोई सब्जी लेके आई औरत, उसके साथ रेप किया गया। रेप करने वालों को पुलिस ने संरक्षण दिया और आंदोलन भड़का, और ऐसा आंदोलन भड़का कि पूरा शहर शमशान बदल गया। मैं एकदम नया मेरठ गया था, मैं रिपोर्टिंग करने गया, थोड़े दिन बाद इलेक्शन हुआ। सब लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो हवा खत्म हो गई। तिवारी जी काशीपुर से चुनाव लड़ते थे, वो काशीपुर बजाय हल्द्वानी से चुनाव लड़े। एक दिन में चुनाव प्रचार करने नहीं आए और बम्पर मेजोरिटी से जीते। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र। यह प्रेस क्लब है और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जनसत्ता के पूर्व मेट्रो एडिटर और अब न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी एक नई किताब लाए हैं, पहले उनकी दिल्ली दरबार आ चुकी है, उस पर इसी चैनल में एक वीडियो है, और अब है चुनावी डायरी। इसमें उन्होंने 7 साल तक जो मेरठ से जनसत्ता के लिए रिपोर्टिंग की, खासतौर पर उसमें वो देखते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उसी को लेकर इसमें पूरा उनकी जो स्मृतियां हैं रिपोर्टिंग को लेकर यानी पत्रकारिता को लेकर इसमें सब कुछ संकलन है, इसमें संकलित है। और कुछ नेताओं को लेकर जिनको उन्होंने खास तौर पर, जिसमें एनडी तिवारी जी भी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, कल्याण सिंह हैं, महेंद्र सिंह टिकैत हैं, अजीत सिंह है, मायावती, बहुत से लोग हैं इसमें, तो इनके बारे में भी है। आप इस पुस्तक को भी देखिएगा। मनोज जी, इसका नाम चुनावी डायरी आपने क्यों रखा? चूंकि ये दैनिक रिपोर्टिंग जो हुई, असल में कुछ मेरा संयोग या सौभाग्य कहिए कि जब मैं मेरठ गया उसके बाद हर साल चुनाव होने लगे उत्तराखंड, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हाँ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो हर साल, और दूसरा उस समय जनसत्ता अच्छी स्थिति में था, तो हमें ये पूरी आज़ादी थी कि मैं गाजियाबाद से लेके और बरेली बदायूं तक और इधर गढ़वाल और कुमाऊं तक जहां जाऊं सब जगह घूमता रहा और देखता रहा, चुनाव बड़ी करीब से देखा। दूसरा ये, चूंकि 30 साल पुरानी बात है तो उम्र भी कम थी, ऊर्जा ज्यादा था, तो इसलिए जमीन पर जाके एक तो ये सामान्य ढंग से इस किताब में है कि कैसे इलेक्शन हुआ, कैसे राजनीति होती, कैसे उठापटक, जनता दल का बनना, मुलायम सिंह का आना, मायावती का आना, कल्याण सिंह का हारना, कल्याण सिंह का जीतना, अजीत सिंह का कमजोर होना, ताकतवर होना, वो सब चीजें। जो दूसरी इसमें जो चीजें हैं जिस पर मैंने फोकस किया है वो किया है कि यहाँ कुछ ऐसे नेता थे, उसमें से अब एक केवल जीवित नेता जो जनाधार वाले है वो केवल मायावती है, जिनका अपना जनाधार, जो जैसे नारायण दत्त तिवारी के बारे में ये मशहूर था कि वो अकेले नेता थे जो उत्तराखंड ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले में बिना पूर्व सूचना के 10,000 की सभा कर ली। हाँ। उनकी स्थिति के बारे में कई इसमें किस्से मैंने लिखे हैं, मैं शुरू तिवारी से ही कर रहा हूँ। हल्द्वानी में 1989 में एक बड़ा दंगा हुआ, पुलिस बनाम माने प्रशासन के खिलाफ आरोप यह लगा कि ये कोई सब्जी लेके आई औरत, उसके साथ रेप किया गया। रेप करने वालों को पुलिस ने संरक्षण दिया और आंदोलन भड़का, और ऐसा आंदोलन भड़का कि पूरा शहर शमशान बदल गया। मैं एकदम नया मेरठ गया था, मैं रिपोर्टिंग करने गया, थोड़े दिन बाद इलेक्शन हुआ। सब लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो हवा खत्म हो गई। तिवारी जी काशीपुर से चुनाव लड़ते थे, वो काशीपुर बजाय हल्द्वानी से चुनाव लड़े। एक दिन में चुनाव प्रचार करने नहीं आए और बम्पर मेजोरिटी से जीते। इतना असर उनका था, वो नाम लेके एक एक आदमी को जिससे मिल लेते थे दोबारा नाम लेके बताते थे। आप तो खुद उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपको अनुभव होगा। सत्येंद्र चंद्र गुड़िया नाम के एक सज्जन को उन्होंने सांसद बनवाया। हाँ। मैं उस इलेक्शन को कवर किया हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि सत्येंद्र गुड़िया जो है वो पुरुष है कि महिला है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो सब जगह नारा ये लगता था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, और वहां नारा लगता था कि तिवारी जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। वो इस तरह के नेता थे, और तिवारी जी ने जिसको चाहा, खैर अंत उनका तिवारी जी का अच्छा नहीं हुआ। अच्छा जी। हाँ।
लेकिन तिवारी जी ने जैसा चाहा उत्तराखंड में वैसा वैसा किया और एकदम राज किया। इसी तरह के तमाम किस्से, मैं एक नेता हुए रामपुर के नवाब, रामपुर के नवाब के दो खानदान था, तो उसमें एक मिकी मियाँ जुल्फिकार अली खान करके थे, वो दूसरे खानदान से थे, तो वो चुनाव जीते, स्वतंत्र पार्टी बना था, पुरानी किस्सा में कह रहा हूँ, तो बना था, स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीते, तो उनके बहनोई ने उनको कह दिया कि आप थोड़े चुनाव जीते, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी जीता, उन्होंने कुंदस में इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गए। दूसरी चीज जो बताना चाह रहा हूँ, मैंने सबसे बड़े मुस्लिम लीडर आजम खान, लेकिन रामपुर के में चुनाव तब जीतते थे जब मिकी मियाँ कहते थे कि इस पगले को जिताओ। असर ये था, हिंदुओं में इतना असर था मिकी मियाँ का। एक लेडी भी जीती थी उनके परिवार से, नूर बेगम। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि उन्होंने किसी पर मेहरबान हुए, एक नाम अभी याद नहीं है, किताब में होगा, तो उनको उन्होंने जिला परिषद का भी अध्यक्ष बना दिया, कोऑपरेटिव का भी अध्यक्ष बना दिया, पार्टी का भी अध्यक्ष बना दिया, कैचियां बना दी। अचानक उनके मन में आया कि हमें इसमें से एक पोस्ट किसी और को देना चाहिए, तो उन्होंने उनको कहा कि भैया एक से इस्तीफा आप दे दो, मैं बनाऊं। उन्होंने कहा कि मियाँ मैं तो जीत के आया हूँ, मैं कैसे इस्तीफा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव, और उन्होंने बारी बारी से अविश्वास प्रस्ताव करके हर पद से उनको हरवाया, और आखिरी पद से हरवाने के लिए वो दिल्ली से जाते हुए रास्ते में सड़क एक्सीडेंट में मर गए, उनके निधन हो गया। तो जो जैसे उन्होंने मिकी मियाँ के मरने की खबर पहुंची, तो अपना शोक का 2-4 दिन बीता होगा, तो उनकी पत्नी का नाम था नूर बेगम, जो अभी भी हैं, बड़ी नेता है कांग्रेस की, तो वो नूर महल ही है मेन रोड पर ही, जो उनका घर था जहाँ रहते थे। तो वो सज्जन गए, हाथ जोड़ के उन्होंने बेगम को कहा कि बेगम अब मैं इस्तीफा लेके आए, बोले मैं इस्तीफा आपको सौंप रहा हूँ, आप जिसे चाहे बना दें। तो बेगम ने कहा कि ना, मियाँ की इच्छा थी कि आप इलेक्शन लड़ो और हारो, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और उसमें हारना होगा, और इलेक्शन लड़े और हरवाए। तीसरा किस्सा इसमें छोटा सा, चौधरी यशपाल सिंह, गुजरों में ट्रेडिशन है, गुजर जाट और इन जातियों में अपनी जाति के नेताओं के पीछे चलने की। चौधरी यशपाल सिंह यहाँ नकुल कस्बा था, सहारनपुर के पास कस्बा है, वहाँ के रहने वाले थे। उनके बारे में ख्याति थी कि उनकी मूछ जो है वो नीचे नहीं होती थी, और वो जिस खाट पर बैठे होते थे, आप कितने भी बड़े वीआईपी हैं, जब आप जाएंगे तो वो सामने इशारा करेंगे, और अपने बराबरी में वो जीवन में किसी को नहीं बैठाया उन्होंने। और उनके कंपटीटर वहां थे रशीद मसूद का परिवार। रशीद मसूद को हराने के लिए वो बीजेपी तक में चले गए मतलब जिससे विरोध है, और असर ऐसा कि उनके एक अनाउंसमेंट पर पूरे वेस्टर्न यूपी के गुजर पहुंच गए। तो इसी तरह के इसमें तमाम किस्से, जैसे कल्याण सिंह के बारे में, कल्याण सिंह से पहले उनकी जाति के बारे में किसी को नहीं पता, नहीं पता कि लोध यहाँ कितनी संख्या में है। कल्याण सिंह ने पहली बार ये एहसास कराया कि जो आज मोदी जी करा रहे हैं कि ये जो ताकतवर ओबीसी जातियां हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, इनके इतर बड़ी संख्या में ओबीसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। कल्याण सिंह का एक चुनाव मुझे याद है कि वो मुख्यमंत्री थे और चुनाव प्रचार करने 2 फेज में चुनाव होता था। मुरादाबाद मेरठ का एक तरफ हुआ था और बरेली उधर का दूसरे तरफ हो रहा था। तो दूसरे फेज में वो चुनाव प्रचार करने गए पीलीभीत। पीलीभीत में दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी मेनका गांधी, जिनके बारे में था कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे परशुराम गंगवार, उन्होंने मुझे कहा कि सेकंड तो मैं रहूंगा वहां सेकंड की लड़ाई थी। और कल्याण सिंह गए और इन्होंने भाषण जाके वहां दिया कि भाई तो आप लोगों ने पैजामा तो पहना दिया, कुर्ता नहीं पहनाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी। 1.5 से 2 लाख वहां लोध वोटर थे, एकजुट हो गए। कुर्मी पहले से एकजुट थे। और परशुराम गंगवार ने मेनका गांधी को हरा दिया, जैसे बलराज पासी ने तिवारी जी को हरा दिया कि राम लहर ऐसा आया उत्तराखंड में। तो इसी तरह से इसमें नेताओं का की असर मैंने अपनी आंखों से, मुलायम सिंह इनका, मायावती इनका बताइए कुछ एक। अब देखिए अजीत सिंह का ये हालत था कि अजीत सिंह की गाड़ी छूने के लिए
यानी अजीत सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चौधरी चरण सिंह बागपत से चुनाव जीतते थे। हाँ। एक बार मुजफ्फरनगर से हरे और वो अपने यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं जाते थे। अजीत सिंह पूरा जीवन इस पर अमल किया। केवल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो बड़ौत में एक सभा होती थी और उस सभा में वो वोट नहीं मांगते थे। वो आखिरी लाइन ये कहते थे कि आप लोगों ने 24 को चुनाव जिताया है तो मुझे क्या कहना, मांगे तो आप जानते हो। 1 रुपया, नॉट ए सिंगल पाई चौधरी अजीत सिंह ने कभी चुनाव के लिए अपने इलाके के लोगों को दिया होगा और न काम कराया। मैंने जहां से इनको 1 लाख से ज्यादा की लीड मिलती थी छपरौली सीट से, एमएलए सीट से, वहां एक हैंडपंप कभी नहीं लगवाया। और लोग ये कहते थे कि चौधरी है, पूरे देश का नेता है, उसको हैंडपंप लगाने की फुर्सत है। तो इस लेवल पर उनका असर, एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं, एक बाई इलेक्शन यहाँ हुआ, खेखड़ा बगल में दिल्ली से लगा हुआ है। अब वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया, लोनी और खेखड़ा। वो गुजर वहां से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी थी एमएलए की बागपत में, उसमें से 2 वो चौधरी साहब 2 जाट लड़ाते थे, एक ब्राह्मण या मुसलमान देते थे, एक शेड्यूल कास्ट सीट थी और एक पर गुजर करते थे। तो खेखड़ा से गुजर लड़ाते थे, रिछपाल बंसल को चुनाव लड़ाया। एक बड़ा सा गांव है ढिकौली, कई हजार वोट हैं और जाटों का गांव है। तो रिछपाल बंसल को उन्होंने बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ा दिया, बड़ा रिवोल्ट हो गया। लोगों ने कहा कि इस बार तो वोट नहीं देंगे। और सारी दिल्ली की मीडिया और हम सब भागे मेरठ से, यही तो बड़ी खबर मिलेगी कि जाटों के गांव में अजीत सिंह का विरोध हो गया। वहां गए, सब वो कहे सवाल ही नहीं, आने नहीं देंगे भाई साहब को। अजीत सिंह गए गांव में, तो जैसे गांव में सभा स्थल पर पहुंचे होंगे तो लोगों ने 1-2 नारे लगाए, वो भी अजीत सिंह के खिलाफ नहीं, रिछपाल बंसल मुर्दाबाद। तो कुछ बूढ़ों ने वो छड़ी किया, सब बैठ गए। अजीत सिंह ने कहा मुझे पता है कि रिछपाल ने कई गलतियां की हैं, इसने मुझसे वादा किया है कि आगे से गलती नहीं करेंगे। चौधरी साहब इसको टिकट देते थे, इसलिए मैंने दे दिया, इस बार इसे जिता देना। उसके बाद वही लड़के जो पूरा यूथ था जिंदाबाद के नारे में हम लोगों ने पूछा, बोले अरे भाई साहब ने कह दिया। अरे तो भाई साहब उसी के लिए आए थे। तो कहने का मतलब कि ये असर, वही स्थिति मुलायम सिंह और मायावती की थी। आप मुलायम सिंह का आलम ये कर दें कि मुलायम सिंह में 2 बड़ी जबरदस्त विशेषताएं थी। नेगेटिव तो ये था कि वो अपराधी छवि वाले आदमी को सपोर्ट देते थे, जातिवादी थे। लेकिन जो अच्छाई थी वो ये कि अपने आदमी का ख्याल रखते थे, भारी समर्थ। मतलब वो एक बदमाश था, अन्ना शुक्ला नाम था उसका, उसको एमएलसी बना दिया, भारी हंगामा मचा। तो कहा उन्होंने कि अरे जब पुलिस इसको मार रही थी तो ये भगवान का नाम लेने के बजाय मुलायम सिंह का नाम ले रहा था, तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं। बीपी यादव को उन्होंने बना के, बाद में खैर समझ बिगड़ के बीजेपी तो करके। दूसरा ये था कि उनकी एक ही तमन्ना थी, आप उनके जानते हैं, वो तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। असल में मूलतः मुलायम सिंह जो थे, जब ज्यादा संख्या में एक जाति होती है ना, तो उसमें भी गोत्र और दो तरह के। तो यादवों में 2 जातियां हैं, एक कमरिया और घोसी। घोसी जो है जो दूध का काम कर रहा है, और कमरिया जो जमींदार है। तो बलराम सिंह यादव वगैरह जमींदार परिवार से थे, जो सांसद भी रहे वहाँ मैनपुरी के। वो लोग इनको भाव नहीं देते। तो ये पहलवानी करते थे, टीचर थे। तो ये चौधरी चरण सिंह के दरबारी हो गए। चौधरी चरण सिंह ने इनको बढ़ावा देना शुरू किया। और देखिए समय का चक्र ऐसे चला कि वही बलराम सिंह यादव इनसे टिकट पाए और इनके जिंदाबाद का नारे लगाए। चूंकि जैसे बिहार में तो खैर गंदे तरीके से लालू यादव ने किया अपनी जाति के साथ, उतना गंदा तरीके से मुलायम सिंह ने नहीं किया। तो परिणाम ये हुआ कि यादव तो उनके साथ पूरे साथ तो थी, मुसलमान पूरी तरह। मैं एक बार रामपुर गया चुनाव में, उसमें इसका भी वर्णन मैंने किया है। तो शहर में एक काजी होते हैं जो बड़े प्रतिष्ठित मुसलमान होते हैं, तो वहाँ के काजी काफी पढ़े लिखे थे।
बड़ी मुश्किल से बात करने को तैयार हुए और इस शर्त पर कि इसको कहीं छापना नहीं है। हाँ, मैं कोर्ट तो मैं उन्होंने बातचीत में ये कहा कि हमें गिला जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह से नहीं है, हाँ, तो जनता दल था, हमें गिला मुलायम सिंह से है। हाँ। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ तभी से हमने मुसलमानों को नेता नहीं माना, हमने तो हिंदुओं को नेता माना। हाँ, अभी हमारे नेता मुलायम सिंह हैं, हाँ, तो बीपी सिंह ने हमें बचाया नहीं, ये हमें नहीं गिलाया, हमें गिलाया कि मुलायम सिंह। तो इसलिए हम तो आखिरी मरने दम तक मुलायम सिंह साहब। और मायावती का कोई किस्सा? मायावती का तो आलम ये था कि जो इनके मुंह से निकल जाए वो इनकी बिरादरी के लिए कानून था। और इन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो अब तो ये खत्म हो गई। जैसे अचानक इनको ध्यान में आया कि ब्राह्मण आगे बढ़ाने से, और आपको यकीन नहीं होगा ब्राह्मणों का एक वर्ग वाकई शेड्यूल कास्ट के साथ वोटिंग करने लगा 2009 में तो किया। हाँ। सतीश मिश्रा वगैरह लोगों को जब इन्होंने आगे बढ़ाया तो उससे पहले ही हो गया। दूसरा, जितनी मजबूत अफसरशाही पर पकड़, हाँ ये तो है, लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा किया था इन्होंने, बिल्कुल सख्त। हाँ, तब इन्होंने साफ ये कह दिया था कि अगर किसी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और शिकायत पहुंचेगी तो खाएगा, खैर नहीं। अगर पब्लिक कलेक्टर पब्लिक डीलिंग नहीं करेगा तो उस कलेक्टर की खैर नहीं। तो ये इन नेताओं की अपनी फॉलोइंग थी। और एक किसान नेता, इनके पुत्र कैसे हैं, ये कैसे हैं? और ये तो आसमान जमीन का फर्क है। टिकैत सर। टिकैत ने शुरू में तो खैर राजनीति से उनको एलर्जी थी, हाँ, और थोड़े दिन में शुरू में तो इनको ये लगा कि मैं अजीत सिंह, मैंने चौधरी चरण सिंह के बाद मैं सबसे बड़ा नेता, उनको आखिर तक गलतफहमी थी, तो वो अजीत सिंह को इग्नोर करने लगे। हाँ, बीच में। हाँ, लेकिन जब चुनाव आया तो इनको समझ में आया कि अजीत सिंह को जाट चुनाव अलग है और वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग हाँ, चीजें। बिल्कुल। हमें सपोर्ट, तो वो फिर उस चुनाव पर चुप्पी लगाने लगे। जैसे हमें याद है कि जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है वो खतौली है, हाँ, मुजफ्फरनगर जिले का। तो ये 12-1 बजे गए और वहाँ जो सीओ थे, सर्कल अफसर, उनको बोला कि अब आप लोग घर जाइए और हम चुनाव करा लेंगे। उन्होंने कहा ये हद कर दी, बोले नहीं अब तो हम कराएंगे। वो धर्मवीर बालियान को उन्होंने चुनाव जितवा दिया सपा के। तो एक आध जगह एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन कभी पब्लिकली किसी भी मंच से, बल्कि इंतहा तो ये हो गई कि इन्होंने तय किया कि किसी पॉलिटिकल आदमी को हम अपने मंच पर न चढ़ाएंगे न चढ़ेंगे। जब ये मेरठ में कमिश्नरी में 27 दिन का धरना दे रहे थे तो गायत्री देवी चौचरण सिंह की पत्नी थी, वो गई, जो किसान वहां धरने में मर गए। तो इन लोगों को ये लगा कि अभी क्या होगा, अभी रोक तो पाएंगे नहीं, रोक पाएंगे जाट नाराज हो जाएगा। तो टिकैत ने बजाय उनको रोकने के ऊपर से कूद गया और उनके पैर पकड़ लिया। बोले अरे हम बच्चे जिंदा है तो माँ को आने की क्या जरूरत है, उनको यूनिवर्सिटी पे चढ़ और उस, हाँ हम संभालेंगे, हम करेंगे, चौधरी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है उनके बच्चे। तो वो चौधरी साहब के, वो टिकैत के बच्चों ने अपनी संगठन को बेच दिया। हाँ, उस तरीका। अच्छा, इसमें एक और नाम है मोहसिना किदवई। हाँ वो तो उन पर बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, और एक ये है मेनका गांधी का था भाई, इंडिविजुअली चुनाव उन्होंने। हाँ। मैं जब पहला चुनाव में गया तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब मैंने खबर ही इसी से शुरू की है, हो सकता है इसमें लिखे भी जाए कि बरेली से पीलीभीत जाने वाला रास्ता पर संकेतक नहीं बता रहे हैं, एक ही नारा लिखा हुआ बता रहा है कि अब आप पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए कि क्रांति की आंधी मेनका गांधी। और ये स्थिति थी कि काउंटिंग में के दिन वहां कई 100 लोग, तब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, रात भर धरना दे के कलेक्ट्रेट में केवल इसलिए बैठे रहे कि डब्बा न बदल दिया जाए। और मेनका गांधी ने, जैसा लोग कह रहे हैं, अब मैं उसमें कितना गहर नहीं है, मेनका गांधी ने उस चुनाव में मैंने नाम मात्र के पैसे खर्च किए, चुनाव प्रचार वो जरूर गई, उनका पीलीभीत से कोई लेना देना, इतना ही कि तराई में बड़ी संख्या में सिख हैं और ये ओरिजिनली सिख परिवार से होने वाली है। हाँ। और एक तरफा चुनाव जीती, सीधे जिंदगी में पहला चुनाव लड़ा। हाँ। और लड़के वहां, और ये जलवा उनका अब तक कायम है।
वहाँ पे है, चलो इनका बेटा भी लड़ा वहाँ से। लड़ा, वो जीता। आओ, उसको बेटा को बीजेपी ने डाउन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी, वहां भी जीत गया। हाँ, तो ये इसमें इन नेताओं की हम चर्चे हमने खास करके किया है ज्यादा, कि जिनका अपना जनाधार था। ऐसे नेता अब नहीं है जो अब तो किसी के सहारे हाँ, हाँ, झूठ बोल के फरेब करके, ऐसे ये नेता नहीं थे। इनमें भी 17 अवगुण थे, उस पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा गुण ये था कि ये पब्लिक फिगर था। जनता तिवारी जी से जो मिलने जाते थे, तिवारी जिसको जानते नहीं थे, उसको भी गले पकड़ के कहते थे, अरे ये कैसे हो, बड़े बढ़िया। वो कहेगा तिवारी जी मुझे अरे कैसे नहीं पहचानेंगे, बस जरा सा नाम आपका मैं मिस कर रहा हूँ। वो एकदम झूठ, जिंदगी में उनको कुछ नहीं याद होगा उसके बारे में, लेकिन उसको व्यवहार से ऐसा करते थे जैसे लगे कि मेरे ही तो घर का मेहमान। तो परिणाम आप देखिए कि तिवारी जी मरने के समय थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई, नहीं तो जीवन भर अगर वो एक चुनाव नहीं हारते प्रधानमंत्री, तो लोग कहते कि नरसिंह राव के लोग कहते हैं कि नरसिंह राव के बदले ये प्रधानमंत्री होते। हाँ, बिल्कुल। तो आजकल जो लोग ट्विटर या सोशल मीडिया में नेता लोगों को आप देखते हैं, सुनते हैं किससे, और जो जाति या दूसरी चीजों से चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस किताब में आप देखेंगे कि उन नेताओं का वर्णन है जो सीधे जनता से जुड़े रहते थे, और यही काम होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी और नेता में यही तो फर्क है। ब्यूरोक्रेसी के लिए एक मापदंड है कि इतना पढ़ना है, एक परीक्षा पास करनी है। नेता अनपढ़ भी चलेगा, लेकिन यही है कि इस किताब में आप देखेंगे कि वो जनता से जुड़े थे। तो मनोज जी, मुझे लगता है कि लोग इसको पढ़ेंगे, इस किताब को। आपको बधाई मेरी तरफ से भी, और आप सभी को भी ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये है चुनावी डायरी, मनोज कुमार मिश्र। इस किताब आपको मिल जाएगी दिल्ली में। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आऊंगा इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।